यहाँ आखिर पे कोई धमाका हो रहा है। शायद किसी को ये हकीकत से बहुत परे लगे, मगर मैं चाहती हूँ कि शरीयत की नज़र में जो जायज़ है तो उसे करने में मुआशरे की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। जैसे वालिदैन अपने बच्चों के लिए सोचते हैं तो ऐसे ही बच्चों को अपने वालिदैन के लिए सोचना चाहिए। ये मत सोचिए कि ये मैं सोच नहीं सकती। हम सब बहनें, बड़े भाई साहब अपने वालिद साहब के लिए सोच रहे हैं। खैर, अब ये तो एन में पढ़ कर बताइएगा। बाकी अगर किसी को ये गैर मुनासिब लगे तो उसकी सोच बदली नहीं जा सकती। बना किसी इंतज़ार के चलते आज की एपिसोड की जानिब एपिसोड पढ़ने के बाद कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वो भी पॉजिटिव राय के साथ। हम में से हर एक को पॉजिटिव रहना चाहिए। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बेब, किस्त नंबर 11, उम्मीमान फातिमा। आप इस तरह क्यों सोचने लगे हैं? मुझे खौफ आ रहा है, वो बेचैनी से बोला। तुम ही बताओ, मैं ऐसा क्यों ना सोचूं? आखिर मेरी भी तो जिंदगी है, मैं क्यों ऐसे कर सारी जिंदगी नहीं गुजार सकता? मेरा भी दिल चाहता है कि कोई मुझे चाहे और बना किसी शर्त के चाहे। मैं बुरा हूँ ये जानते हुए भी चाहे, क्योंकि अच्छों को सभी चाहते हैं मगर बुरों को कोई कोई चाह सकता है। हुमायूं जज्बाती अंदाज में बोला। मुझे ऐसा लग रहा है कि दिन रात आप काम में उलझ कर मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं। आप खुद नहीं जानते कि आप क्या बोल रहे हो। कोई बुरे इंसान को कैसे चाह सकता है बरू? क्या अगर भाभी बुरी होती तो आप चाहते उन्हें? मसलन अगर भाभी अपनी बहन के ही जैसी होती तो आप चाह सकते थे उन्हें। जहाँ तक मुझे लगता है कि दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो किसी की बुराई को जानने के बावजूद इसे चाहे। यहाँ तक कि बुरे से बुरा इंसान भी अपने लिए अच्छा ही ढूंढता है। आप इस तरह की बातें करके खुद को और भाभी को इम्तिहान में मत डालें। रूहेल संजीदगी से बोला। मानता हूँ कि बुरे को नहीं चाहा जाता, लेकिन कोई अच्छा इंसान बुरा बना दिया जाए तो उसकी अच्छाइयों को पहचान कर तो उसे चाहा जा सकता है। वो जानती है कि सफदर हुसैन जो है वो अच्छा इंसान है, मगर मेरे में ही जो हुमायूं छुपा है वो बुरा इंसान है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो हुमायूं की अच्छाइयों को पहचान कर प्यार करे। मैं चाहता हूँ कि वो खुद कहे कि आपका किरदार बहुत मजबूत है। बरसों पहले मेरे किरदार पर कीचड़ उछाला गया था तो उसकी आंखों में मेरे लिए नफरत और खौफ देखा था, वो ना हो। से मेरे साथ तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो। वो आहिस्ता से बोला। उफ़ खुदाया, जो भी कह लो आप नहीं समझने वाले। मैं आपकी जगह होता तो अपनी मोहब्बत को पा लेने के खुमार से ही ना निकलता, लेकिन अब तो ठहरे खोल दूध। बीवी पास है, चाहे तो अपना हक जता सकते हैं, मगर नहीं, आपके अंदर अब ये जुनून पैदा हो गया है कि वो आपको चाहे और बना किसी शर्त के चाहे। वैसे एक बात बताइए, आपके जज्बात इतने ठंडे क्यों हैं? रोहेल ने पूछा तो एक तल्ख सी मुस्कुराहट उसके लबों पे आ ठहरी। मेरे जज्बात में भी गरमाइश है जिस पे मैंने एक खौल चढ़ा दिया। मैंने जिंदगी का इतना बड़ा दुख देखा है कि अगर बाबा इस दिन नई जिंदगी ना देते तो मैं खौल में सिमटने की बजाय इस जिंदगी को ख़त्म कर लेता। मैंने दोबारा कभी जिंदगी को ख़त्म करने की कोशिश नहीं की, लेकिन मुझे इस जिंदगी से प्यार भी नहीं है। दूसरों के लिए जी रहा हूँ। हर एक को लगता है कि ये मोहब्बत जैसे जज्बात से आ रही है। वो तल्ख लहजे में बोला। ये सबको नहीं लगता, कुछ लोगों को लगता है, वरना आपकी मोहब्बत की मिसालें दी जाती है। अपने हम लोगों को इतनी मोहब्बत दी है बना किसी मुफाद के, ये सब जानते हैं। बाबा की जब हार्ट सर्जरी थी तो वो 1 साल बहुत कठिन था, मगर आपने ना सिर्फ हमको संभाला बल्कि बाबा का सारा कारोबार संभाला। जो लोग बाबा को धोखा दे रहे थे उन सबको सबक सिखाया। आपने सिर्फ खुद को हमारा भाई कहा नहीं बल्कि साबित किया है। रोहेल जज्बाती अंदाज में बोला। अच्छा बस करो, अब इमोशनल ब्लैकमेल करना चाहते हो मुझे? वो हल्का सा मुस्कुराकर बोला।
नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने पियो को खुश देखना चाहता हूँ। मैंने पिछले 10 सालों में आपको मुस्कुराते हुए देखा है, लेकिन एक दर्द जो आपकी आंखों में समोया है, इसे मैं अब मजीद नहीं देखना चाहता। मैं आपकी आंखों में मोहब्बत के दीप जी हुए देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब आप मुस्कुराएं तो आपकी आंखें भी आपका साथ दें। रोहेल ने इसका हाथ थाम कर कहा। उफ़ खुदाया, तुमने कौन से मूवी से ये इतने इमोशनल डायलॉग चोरी किए हैं? हुमायूं ने बात बदलते हुए कहा। मैंने तो चली डायलॉग ही चोरी किए हैं, लेकिन आपकी तो हरकतें भी किसी हिंदी मूवी के हीरो के जैसी हैं। आपकी ये बातें सुनकर आज मेरा मीटर पूरी तरह से घूम गया है। मैं तो सोच रहा हूँ बेचारी भाभी का क्या बनेगा। वो बेचारी तो पहले ही अब से इतना डरती है। रोहेल ने कहा तो वो इसकी बात पे लब भींच कर रह गया। क्या हुआ, अब बोलती क्यों बंद हो गई है? ये देखो, हाथ जुड़े हैं मेरे प्लीज, यहाँ से चले जाओ। मेरे सर में बहुत ज्यादा पेन है और तुमने इतना बोल बोल कर मेरा मजीद पेन बढ़ा दिया है। हुमायूं ने कहा। हो वो कितने कठोर हो यार, दिल तोड़ दिया मासूम बच्चे का। रोहेल ने मुंह बनाकर कहा। अच्छा, अगर दिल टूट गया है तो जाओ जाकर इससे कहो कि तुम्हारे दिल की कोई दवा दुआ करे, जिसके इतने हमदर्द हुए बने हो। हुमायूं ने मुंह बनाकर कहा। वैसे मुझे ना जलने की बो आ रही है। रोहेल आंखें घुमाकर बोला। तुम जाओगे यहाँ से, मैं अपने कमरे में जाऊं? हुमायूं ने इस बार झुलाकर कहा। ओके ओके, जा रहा हूँ, रोहेल ने कहा और बाहर निकल गया। अभी इसे आंखें मूंदे कुछ देर ही हुई थी कि दरवाजा फिर से खुला। उसने आंखें खोलकर देखा तो राबिया खातून को देखकर हैरान रह गया। आप यहाँ? इसने पूछा तो वो कोई जवाब देने की बजाय इसका माथा चूम कर रोने लग गई। मैं ठीक हूँ माम, कुछ नहीं हुआ मुझे, बहुत मामूली है ये, वो आहिस्ता से बोला। अच्छा, तुम्हारे लिए हर चीज ही मामूली क्यों होती है हुमायूं? तुम खुद से प्यार क्यों नहीं करते हो बेटे? इस दौर में हर एक इंसान अपना मुफाद पूरा करता है, मगर तुम तो उन्हें भी छोड़ देते हो जिन्होंने तुम्हारे किरदार पे कीचड़ उछाला। पर माम, इस टॉपिक पे बात करना मुझे अजियत में मुब्तला कर देता है। सिर्फ दो ही चीज़ें हैं जो मुझे अजियत में मुब्तला करती है, एक फरहीन को देखना और दूसरा ये बातें। प्लीज़ मेरे सामने ये बातें मत किया करें। वो कर्ब भरे अंदाज में बोला तो राबिया मजीद रोने लगी। अगर आपको रोना ही था तो आप यहाँ क्यों आई हैं? वो सख्त झुंझलाकर बोला। किस तरह बात कर रहे हैं आप प्यो प्यो से? माँ है ये आपकी हर गलती और गुनाह को जानते हुए भी आपको मुआफ कर चुकी हैं, लेकिन आप बहुत बेहिस इंसान हैं। मुझे तो चली सजा देते हैं, लेकिन अपनी माँ को किस चीज़ की दे रहे हैं? विरदा जूते थामे अंदर आ रही थी। इसकी आखिरी बात सुनकर उस पे चढ़ दौड़ी। हुमायूं ने नागवारी से सर झटका। ये कैसे बात कर रही हो विरदा? राबिया घबराकर बोली। कैसी बात करूं, मैं डर डर कर जीती हूँ, लेकिन आपसे आप फिर मामा और बाबा से ये बदतमीजी करते हैं तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। विरदा बोलते बोलते रो पड़े। हुमायूं उसके आंसुओं से अंदर ही अंदर बेचैन हो गया, लेकिन बज़ाहिर वो कठोर बना बैठा था। तुम चलो लाउंज में, हम वहीं पे बैठकर चाय पीते हैं, राबिया ने नर्म लहजे में कहा तो वो सर इस बात में हिलाती बाहर निकल गए। ये सब क्या है हुमायूं? इस बच्ची की आंखों में आंसू क्यों हैं? तुम फरहीन के किए की सजा उसे क्यों दे रहे हो? राबिया ने तल्ख लहजे में कहा। मैं किसी को कोई सजा नहीं दे रहा हूँ, ये इसकी अपनी चुनी हुई सजा है। इसे मुझ पे एतबार होना चाहिए, मगर वो अपनी बहन पे एतबार करती है। वो सर झटक कर बोला।
हाँ तो सच्चाई बता दो उसे, अगर वो तुम्हारी बात पे यकीन ना करे तो मेरे पास भेज देना, मैं बता दूंगी इसे कि वलीमा की सुबह मुझे ये हकीकत आश्कार हो चुकी थी। अगर अपने भाई की आबरू का ख्याल ना होता तो मैं इसी वक्त सबको बता देती, लेकिन मैं चुप रही क्योंकि इस सब में मेरा बेटा भी गुनहगार था। इसके बाद मैंने चाहा कि मैं बता दूं, मगर तुमने हमेशा मुझे चुप करवाया। आखिर क्यों नहीं बताने देते हो तुम? राबिया ने सर्द आह भरते हुए झुलाकर कहा। मुझे किसी को कुछ नहीं बताना और प्लीज आपको भी बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने बताने की कोशिश की तो मैं ज़िंदगी भर अपनी ऐसी शक्ल गेम करूँगा कि अब मेरी शक्ल देखने का तरसेंगे, वो सर्द लहजे में बोला। ये बहुत ज़्यादा है हुमायूं, तुम खुद अजियत में मुब्तला हो ही मगर इस मासूम को भी इस अजियत में मुब्तला किया हुआ है। चुल्लू नहीं बताना तो मत बताओ, लेकिन कम अज कम इस बच्ची के साथ अपना रवैया तो ठीक रखो। राबिया ने इस बार गुस्से से कहा। ठीक है, कर लूँगा उसके साथ अपना रवैया दुरुस्त, लेकिन इसके लिए इसे अपनी बहन को छोड़ना होगा। मैं आज पहली बार उसे तुम्हारे साथ देख रही हूँ। तुम्हारे घर में तो मैंने इसे अजियत में ही देखा है। उसकी आंखों में तुम्हें दर्द नहीं दुखता किया? मेरे पास वहां होते तो जूते लगाकर ठीक करती, राबिया ने कहा। अब ये फरीजा मुझे सौंप दीजिए भाभी, देखिएगा मैं जूते मार मार कर उसका सर गंजा कर दूंगा अगर ये मेरी बहू को कुछ बोला तो। अली हुसैन ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। हाँ, मेरी तरफ से पूरी इजाजत है, जैसे भी इसे समझाना है समझाइए। देखिए ना, वो बच्ची डॉक्टर बनकर दूसरों की खिदमत करने का जुनून सवार था, मगर उसने इसका ये जुनून भी छीन लिया, राबिया ने कहा। सीरियसली सफदर, कैसे कर सकते हो ये तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा कि वो बच्ची जाब करती थी? मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा कि तुम ऐसे कर सकते हो। मैंने तुम्हें भाईजान का नाम इसलिए दिया कि मुझे लगा कि तुम्हारे अंदर उनकी आदत हैं, मगर तुमने तो मुझे मायूस कर दिया, अली हुसैन ने कहा तो वो सर झुकाकर लब कुचलने लगा। बहुत अच्छा, और डांटी इसे, राबिया ने कहा तो वो दिल ही दिल में अपनी मुरम्मत पे झुला उठा। अब परेशान मत हूँ, अगर ये हमारी बहू को कुछ भी कहेगा तो मैं इसे तीर की मानिंद सीधा कर दूंगा, अली हुसैन ने कहा तो राबिया सर इस बात में हिला गए। कुछ देर के बाद मुलाजमा दरवाज़ा नाक करके चाय की ट्रे लिए अंदर दाखिल हुई। पारो बेटे यहाँ टेबल पे लगा दे, अल हुसैन ने विंडो के सामने लगी चेयर्स की तरफ इशारा करते हुए कहा। पारो जल्दी ट्रे को सीट करके वहां से चली गई। आइए चाय पीते हुए बात करते हैं, अली हुसैन ने कहा और इस जानिब बढ़ गए। राबिया उनके सामने वाली चेयर पे बैठ गई। बहुत ढूंढा था मैंने आप लोगों को, मगर एक शहर में होते हुए भी तलाश न कर सका। मैं जब गांव पहुंचा तो मुझे वहां अपने मिले जरूर, मगर सब के सब कब्रिस्तान में अपना ठिकाना बना चुके थे। हमारी हवेली, हमारी जमीनों पे वहां का चौधरी तसल्लुत जमा चुका था। मैं अपनी जन्नत जैसे घर को यूं देखकर मर सा गया। 20 साल की उम्र में ये गांव छोड़ा था, मगर मैं वहां जाकर वहीं का होकर रह गया। जब हवेली की याद सताई तो वापस आया, लेकिन वो हवेली पे दुश्मनों को देखकर मेरी अजियत का आलम में बयान भी नहीं कर सकता। फिर मैंने मुन मांगे दाम में अपनी हवेली और जमीनों को वापस लिया। अब हर साल वहां जाता हूँ तो गम ताज़ा हो जाता है, अली हुसैन भीगे लहजे में बोली और राबिया खातून सर झुकाए रो पड़ी। बहुत अजियतनाक दिन था जब सफदर इस दुनिया को छोड़कर गए। उनके बिजनेस पार्टनर ने सब छीन लिया, यहाँ तक कि कर्ज उतारने के लिए सब बेच डाला। बहुत रोए थे वो इस दिन आपको याद करके, बहुत तन्हा थे वो, राबिया नम लहजे में बोलती चली गई। हुमायूं उनकी बातों से अपना दिल कटता महसूस कर रहा था,
वो इन दोनों को देखे जा रहा था जो अपना गम छुपाए अपनी औलाद की खातिर जिए जा रहे थे। अब वो दोनों किस कदर तन्हा थे से ये महसूस करके जैसे दिल में चुभन सी हो रही थी। वो उन्हें परसोच अंदाज में देख रहा था। हुमायूं पिछले 3 दिन से घर में बैठे ही काम कर रहा था। आज वो काफी बेहतर था तो फरशा होकर बाहर जाने के इरादे से निकला तो लॉन से गुजरते इसकी निगाह वर्दा पे पड़ी जो कि गुमसम सी एक ही जाविये में देखती ना जाने क्या सोच रही थी। अहमम अहमम, यहाँ क्यों बैठी हो, जाओ अंदर, वो पास आकर बोला। क्यों अब मेरे बैठने पे भी पाबंदी लगाएंगे, वो तब कर बोली और ग्लासेस के पार से दिखती हसीन आंखों में मोती से चमकने लगे थे। ओबू हेलो, मैंने तुम पे कौन सी पाबंदी लगाई है? एवी खुद को मजलूम बनाकर मुझे जालिम बना दिया, वो तब ही उठा। आप जालिम हैं, बहुत बड़े जालिम हैं, वो भी जवाबा तब कर बोलती इसकी साइड से होकर गुजरने ही लगी थी कि हुमायूं ने इसका हाथ थामकर उसे रोका। हाथ छोड़िए मेरा, वो भरपूर मुजाहमत करते हुए नम लहजे में बोली। ना छोड़ूं तो तुम्हारे अंदर तो इतनी भी हिम्मत नहीं है कि तुम मुझसे अपना हाथ छुड़वा सको, लेकिन दाद देनी पड़ेगी तुम्हें। ये कभी कभी तुम्हारे अंदर जो बहादुरी का कैड़ा कलबलाता है ना, मुझे बहुत पसंद है। खैर तुम इतनी बहादुर बनकर मुझसे जबान दराजी किया करो जितना सहा सकती हो। सोचा था मैंने कि मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगूंगा और तुम्हें डांटूंगा भी नहीं, लेकिन तुम इस काबिल नहीं हूं कि तुमसे प्यार से बात की जाए। ये जब तुम ऐसे बोलती हो ना तो मुझे तुम में तुम्हारी बहन दिखती है और मुझे इस लड़की से बहुत नफरत है, वो चबा चबा कर बोला। मेरी बहन के मुताल्लिक एक लफ्ज भी मत बोलिएगा वरना तुम कुछ नहीं कर सकती, लेकिन हम मेरे गुस्से से बच सकती हो अगर खुद को सुधार लो। हुमायूं ने उसे झटके से खुद के करीब करते इसकी कमर में हाथ डालकर कहा। मुझे अजियत होती है आपके रवैये से, वो इसके हिसार में जैसे टूट सी गई और उसके सीने पे सर रखे ससकने लगी। इसका हर आंसू हुमायूं के दिल पे गिर रहा था, दिल चाह रहा था कि अपनी बाहों के घेरे में लेकर उसकी हर अजियत को दूर कर दे, मगर वो लब भैंचकर इसकी कमर से हाथ हटाकर उसे पीछे धकेलता गहरे गहरे सांस भरकर अपने जज्बात को कंट्रोल करने लगा। शाम को तैयार रहना, हम बुखारी वाला जा रहे हैं, वो सपाट लहजे में बोला और फिर लंबे लंबे डिंग भरता पोर्च की जानिब बढ़ गया। ड्राइवर के साथ वो ऑफिस पहुंचा और सीधा अली हसीन के कैबिन की जानिब बढ़ा। अस्सलामु अलैकुम बाबा, उसने अंदर आकर सलाम किया तो इन्होंने चौंककर फाइल से निगाहें उठाकर देखा। तुम ऑफिस किया कर रहे, अभी तुम्हें काफी आराम की जरूरत है, अली हसीन तेज लहजे में बोले। मैं खुद को काफी बेहतर महसूस कर रहा था तो कहीं घूमने फिरने का दिल चाह रहा था तो मैं यहीं चला आया, वो पेपर वेट को घुमाते हुए बोला। बहुत खूब बेटे, बीवी के साथ घूमने फिरने निकलते मगर बाप से मिलने चले आए, बहुत तुम रोमांटिक हो। शर्म महसूस हो रही कि तुम मेरे बेटे हो, अली हसीन ने बुझला सनज अंदाज में कहा। रोमांटिक होना मुझे नहीं आता, और रहे आप तो आपकी हमसफर को गुजरे अरसा हो गया तो अब आपको रोमांटिक नहीं देखा कि इससे ही सीख जाता, वो मुस्कुरा कर बोला। यकीन नहीं आ रहा कि तुम ये कह रहे हो। खैर रोमांटिक होना ही सीखना है तो मैं बता देता हूँ, अपनी बीवी के लिए गुजराल आओ, उसे घुमाने ले जाओ, इससे नरम और मोहब्बत से बात करो, इसका प्यार भरा नाम रखो, इस तरह के बनो कि वो तुमसे अपना हर सिख दिख शेयर करे, अली हसीन बोलते चले गए। वैसे ये करने के लिए उम्र की कैद तो नहीं, किसी भी उम्र का इंसान कर सकता है ना, उसने कुर्सी की पुश्त से टेक लगाए पूछा। ऑफ कोर्स, अली हसीन ने जल्दी से कहा। तो बस ठीक है, आप तो वैसे ही आइडियल है, सबनट मटेरियल हो तो आपकी शादी कर देते हैं, वो मुस्कुरा कर बोला। हा 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 हा, बरखुरदार, अब जो मुझसे शादी करेगी दौलत देखकर करेगी तो मुझे ऐसी शादी का कोई शौक नहीं, माफी दे दो मुझे, अली हसीन हाथ जोड़कर बोले। अरे आपका खैरख्वाह हूं तो आपको क्या लगता कि मैं ऐसी वैसी ढूंढ कर दूंगा, मैंने जिसको पसंद किया वो सिर्फ मोहब्बत देना जानती आपकी तरह।
वॉट, तुमने मेरे लिए रिश्ता ऑलरेडी ढूंढ लिया? अली हसीन ने हैरानगी से पूछा। जी हाँ, और दुनिया की 20 औरत हैं वो, उनसे बेहतर आपके लिए कोई हो ही नहीं सकता, हुमायूं ने कहा। अच्छा वाकई, जरा नाम तो बताओ, अली हसीन हंसते हुए बोली। वो शायद इसकी बातों को मजाक समझ रहे थे। राबिया बुखारी। उसके नाम लेने पे अली हसीन ने बेयकीनी से उसे देखा और वो कुर्सी से उछलकर ऐसे उठे जैसे इसमें घंटे उगाए हों। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? इस्तगफरुल्लाह, किया वाहियात बकवास की है, वो सख्त नागवारी से बोले। क्यों इसमें वाहियात किया है? क्यों नहीं कर सकते उनसे शादी? वो संजीदगी से बोला। मेरे भाई की बीवी है, तुम मुझसे ऐसी बात कर भी कैसे सकते हो? वो तल्ख लहजे में बोले। बीवी नहीं, बेवा है आपके भाई की, आपको और इन्हें पूरा हक हासिल है दूसरे निकाह का, वो इत्मीनान से बोला। सफदर, बस कर दो, तुमने सोचा भी है कि मुआशरा किया सोचेगा? थो करेंगे हम पे कि इस उम्र में ना जाने किया सोजी। जब गिनती के चंद दिन रह गए, वो उस बार संजीदगी से बोले। तो करने दीजिए, और रहे दिन तो ये खुदा जानता है कि किसकी कितनी उम्र है, किया पता मैं आपसे पहले ही इस दुनिया से चला जाऊं। अल्लाह ना करे, वो तरफ कर बोले। बाबा बैठे यहाँ और इत्मीनान से मेरी बात सुन ली और फिर फैसला कीजिएगा। वो इन्हीं चेयर पे बैठाते हुए बोला और खुद उनके कदमों में बैठकर उनके हाथ थाम लिए। शरीयत आपको इजाज़त देती है और लोगों की बातों पे बिल्कुल कान मत धरिएगा। जब आप तकलीफ में थे तो ये लोग नहीं थे जिन्होंने आपको संभाला, तन्हाई काटी आपने और माम ने। इस उम्र में हर एक को हमसफ़र की ज़्यादा ज़रूरत होती है। मियां बीवी का रिश्ता जिस्मानी ही नहीं होता, एक दूसरे का गम बांटने के लिए भी होता है। मैं और रूहेल आगे बढ़ जाएंगे लेकिन आप और माम बिल्कुल तन्हा रह जाओगे, इसलिए तन्हा अलग अलग रहने से बेहतर है कि आप इन्हें महरम बनाकर अपनी तन्हाई का साथी बना लें। मुआशरा किया सोचता है इस पे मत सोचें, लोग कहते ही तो कहने दें, आपका हिसाब किताब लोगों ने नहीं इस परवरदिगार ने लेना है जिसने खुद जोड़ों में पैदा फरमाया। हमारे आका दो आलम के मुंह बोले बेटे ज़ैद बिन हारिस जब अपनी बीवी को तलाक दे चुके तो अल्लाह के नबी ज़ैनब बिन्त जहश से निकाह करना चाहते थे, मगर अरब के हम ये जाहिलाना सोच थी कि मुंह बोले बेटे की बेवा या तलाक याफ्ता से निकाह को हराम समझते थे, लेकिन अल्लाह ने अपने नबी को खुद उनसे निकाह का हुक्म दिया। आपने बना लोगों की परवाह के निकाह करके इस फरसुदा सोच को ख़त्म किया और आज आप भी सुन्नत रसूल पे चलते हुए इस मुआशरे की इस फरसुदा सोच को पांव तले रौंद दीजिए। अल्लाह पाक आपको रहमतों बरकतों से नवाजेगे। वो बोलता चला गया और अली हसीन इसकी बात से कायल होते दिख रहे थे। वो सच में लफ्ज़ों का बादशाह था, जब वो बोलने पे आता था तो हर दलील को रद्द करता, अपने दलाइल पेश करके सामने वाले को कायल कर लेता था। सौ रात को चलें आपका रिश्ता लेकर, वो शरारती अंदाज में बोला। ठीक है, लेकिन राबिया भाभी को कैसे समझाओगे? अली हसीन ने सर झटक कर पूछा। पहले तो भाभी कहना बंद करें इन्हें, और दूसरी बात जब मैं हूं तो फिक्र किस बात की? चल करे और शाम के लिए रेडी रहे कि आपको क्या बात करनी है, हुमायूं ने कहा और फिर उठकर ऑफिस से निकलकर हेडक्वार्टर की जानिब बढ़ गया। वरदा ने तैयार होकर लॉन में बैठी हुमायूं का ही इंतजार कर रही थी। कुछ देर के बाद हुमायूं और अली हसीन के साथ वो बुखारी वाला पहुंची तो सब इन्हें देखकर बहुत खुश हुए और फरहीन भी अपने कमरे से निकलकर इसके साथ सोफे पे बैठ गई। वैसे तुम्हारे शौहर साहब आज तुम्हें किस खुशी में यहाँ ले आए? फरहीन ने मतजस्सुस अंदाज में पूछा। शायद अंकल ने कहा तो इसलिए लेकर आए हैं, वो बुझे बुझे अंदाज में बोली। ये शख्स जब आता है ना अपनी खुशी से तो समझो कोई धमाका होने वाला है, फरहीन ने कहा तो वो बिना जवाब दिए इसको देखने लगी जो कि इशारों में ना जाने अली हसीन को क्या कह रहा था। फिर वो खनखारता सीधा हुआ। मामू जान, हम बहुत ज़रूरी बात करने आए हैं। हुमायूं ने तमहीद बांधी। हम बोलो बेटा, सैयद सलामत बुखारी ने कहा। मैं बाबा का रिश्ता माम के लिए लाया हूँ, वो इत्मीनान से बोलता। वहाँ मौजूद सब लोगों के सरों पे गोया बम फोड़ चुका था।
वाह, बहुत खूब किया बेटा है ये जो अपनी मुंह का रिश्ता लेकर आया है, तुम्हें तो अवार्ड मिलना चाहिए, जिब्रान ने खड़े होते हुए कहा। तुम्हें अगर ये पसंद नहीं आई बात तो बकवास करने की बजाय यहाँ से दफा हो जाओ, हुमायूं उसके मुकाबिल खड़े होते हुए सर्द व सपाट लहजे में बोला। वाह चाचा जी, आपको कौन सी जवानी चढ़ गई थी, कहीं ये पिछले कई दिनों से माँ बाप के यहाँ जा रही थी उसी का नतीजा तो नहीं, शर्म आनी चाहिए ये गंदगी जहन में भरने से पहले। चटाखा, हुमायूं का भारी हाथ उठा और एक जोरदार थप्पड़ जिब्रान के चेहरे पे निशान छोड़ गया और लाउंज में गोया मौत सा सन्नाटा छा गया। जारी है।